तो देखिए हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ। क्या पढ़ा जाएगा? ये पहला चैप्टर है और इसका नाम क्या है? हमारे, ये नोट कर लिए आप लोग, आसपास के पदार्थ। तो अब जैसा कि हमने कल आपको बताया था, फिर से बता दे रहे हैं कि ये द्रव्य क्या होता है, और द्रव्य को ही हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और मैंने इसके विषय में बताया था कि कोई भी वस्तु हो जो क्या करती हो और जिसमें क्या हो? भार हो। कोई भी वस्तु हो जो स्थान घेरती हो और जिसमें कुछ भार होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। ठीक। और इस चीज को हम लोग अपने इंद्रियों के द्वारा क्या करें? महसूस भी कर सके, वही क्या है? द्रव्य है। ठीक। जैसे मैंने आपको बताया था, अच्छा देखिए, कुछ द्रव्य मैंने कल आपको बताया था, कुछ द्रव्य ऐसे हैं जिनको हम देख सकते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसको सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा। क्या है? हवा। जो वायु है, वायु को हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं? महसूस कर सकते हैं। और देखिए द्रव्य क्या है, हम लोग भी एक प्रकार से क्या ही हैं? द्रव्य ही हैं। हम लोग क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं और हम लोगों का कुछ भार भी है। उसके अलावा लकड़ी हो गया, कागज हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या है? द्रव्य ही हैं। तो आज हम लोग क्या लिखेंगे द्रव्य के विषय में? हेडिंग लिखिए, द्रव्य या पदार्थ। हेडिंग लिखिए, द्रव्य ऐसे करके पदार्थ। हो गया? लिखेंगे इसके विषय में। यही लिख लीजिए, जिस वस्तु में द्रव्यमान हो, क्या हो? जिस वस्तु में द्रव्यमान हो, कामा, जो स्थान घेरती हो, जिस वस्तु में द्रव्यमान हो जो स्थान घेरती हो, तथा जिसे हमारी एक या अधिक इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके, उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। हो गया? इसको हम लोग या करके आप लिख सकते हैं शॉर्ट। मान लीजिए ये अधिक लंबा परिभाषा हो गया, तो आप इसको शॉर्ट तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं। तो नीचे लिखिएगा या अथवा, नीचे लिखिएगा या अथवा, दोनों में से कोई एक लिखिएगा। लिखेंगे ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो, ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो, तथा जिनका कुछ द्रव्यमान होता है,
द्रव्यमान होता है, द्रव्य या पदार्थ कहलाती हैं। द्रव्य या पदार्थ कहलाती हैं। द्रव्य या पदार्थ कहलाती हैं। हो गया। उदाहरण जैसे लिख देंगे, जैसे जल, कामा वायु, कामा लकड़ी, कामा कागज आदि कर दो। हो गया। अब लिखेंगे, एक हेडिंग लिखेंगे, अगली हेडिंग लिखेंगे पदार्थ के अवयव। हेडिंग लिखेंगे पदार्थ के अवयव। पदार्थ के अवयव। हो गया। देखिए, कोई भी द्रव्य या पदार्थ जो भी चीज हो, वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। किससे बना है? अत्यंत सूक्ष्म कणों से। सूक्ष्म कणों का मतलब यह हो गया कि ऐसे कण जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो एक लाइन ऐसे लिखेंगे, सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से, सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर, सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। मिलकर बने होते हैं। हो गया। अब नीचे एक हेडिंग लिखेंगे, पदार्थ के कणों की विशेषताएं। 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 हो गया। अब देखिए, नंबर एक हम लोग लिखेंगे, पदार्थ के कण क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। कैसे होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। कैसे होते हैं? हो गया। अब इसको लिखना नहीं है, बस इतना अपने दिमाग में रखिए कि जैसे मैंने बताया कि नमक या चीनी कोई भी चीज है, नमक या चीनी कोई भी चीज है, उसको आप क्या करिए, पानी में घोल दीजिए। पहले आपको नमक भी दिखेगा और पानी भी दिखेगा, लेकिन जब नमक को पानी में घोलेंगे तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि उस पानी में आपको नमक नहीं दिखेगा। यानी वो क्या हो गया, उसमें मिल गया, घुल गया, और उसके कण अभी जो हमको दिख रहे थे वो इतने सूक्ष्म हो गए, घुल करके इतने छोटे हो गए कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे समझने की एक और बात है कि जैसे मान लीजिए कि ये पानी में हम लोग नमक को घोल दिए और नमक के कण नहीं दिखे, तो आप यह भी समझिए कि जो पानी के कण हैं या जो पानी है, द्रव्य जो है, उसके बीच में कहीं ना तो कहीं खाली स्थान है जिसमें नमक के कण जाकर के क्या हो गए, घुल गए, मिल गए। अब जैसे मान लीजिए अगर वही पानी है, जैसे मान लीजिए लोहा है, अब लोहा के कणों के बीच में रिक्त स्थान नहीं होता है। अब उसमें आप चीनी रख के या खाली बर्तन में ही चीनी रख के घुमाइए तो क्या उस लोहे या खाली बर्तन में नमक मिल जाएगा, घुलेगा? नहीं होगा।
यानी इससे यह भी प्रदर्शित होता है कि वो जो बर्तन है, ग्लास है या लोहा है, उसके कणों के बीच में रिक्त स्थान नहीं है, इसलिए वह नमक या चीनी उसमें जा नहीं सका। अच्छा, और देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोहे का बर्तन हो, गिलास हो, उसमें पानी डालिए तो पानी वैसे का वैसा ही क्या होगा, पड़ा रहेगा। लेकिन वहीं पर आप एक सोख्ता ले लीजिए और सोख्ता पे पानी गिराइए तो पानी उसके ऊपर रहेगा कि अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। यानी कि सोख्ता के कणों के बीच में खाली स्थान है, इसलिए वो पानी उस खाली स्थान में चला गया। लेकिन उस गिलास या लोहे के बर्तन के कणों के बीच में खाली स्थान नहीं है, जिसके कारण वह पानी उस वहां पे अंदर नहीं गया, वो ऐसे का वैसा ही क्या हुआ, पड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है। अर्थात दूसरा हम लोग देखेंगे या इसमें देखेंगे, ये देखिए दूसरा है, कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। ठीक है, अब कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, इसीलिए दो पदार्थ आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। यदि कणों के बीच में रिक्त स्थान नहीं होगा तो दो पदार्थ आपस में मिलेंगे नहीं। तो नंबर 2 लिखेंगे, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। हो गया। अब देखिए नंबर 3 हम लोग लिखेंगे, या पहले सुन लीजिए। देखिए, कणों के बीच में गति होती रहती है। जो कण होते हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कल भी बताया, जैसे अभी मान लीजिए आप यहाँ पे एक अगरबत्ती जला दीजिए इस स्थान पर, और अगरबत्ती अच्छी सुगंधित है तो उसकी महक कहाँ तक चली जाएगी, आप तक जाएगी। यानी आप अगरबत्ती यहाँ जला रहे हैं, लेकिन उसकी जो महक है वो कहाँ तक चली जा रही है, कमरे के उस कोने तक भी चली जा रही है। यानी कि अगरबत्ती के जो सुगंधित कण हैं वो क्या कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, तभी उसकी सुगंध आपको क्या हो रही है, महसूस हो रही है। या अभी क्या हो कि आप सेंट लगा लीजिए, परफ्यूम, और परफ्यूम यदि आप लगा ले रहे हैं, सेंट लगा ले रहे हैं, तो उसकी महक क्या होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी। अब जैसे राजकुमार ही हैं, अब इनको कहीं जाना है शादी विवाह में, ठीक है, तो अब ये क्या ही करते हैं, खूब पूरा सेंट टोंट महका हुआ तेल लगा लेते हैं। काहे लगा लेते हैं कि जिस रास्ते से गुजरेंगे वहां के लोग सूंघकर राजकुमार के पास आ जाएंगे। हो सकता है राजकुमार को राजकुमारी मिल जाए सुगंध को सूंघते सूंघते। ठीक तो ये सारी चीजें हैं, तो वो उसकी माँ क्या हो रही है, गति कर रही है। अभी मैंने बताया कि जैसे आप ही के मोहल्ले में कहीं गुड़ बन रहा हो और हम लोग यहाँ पे बैठे हों, तो उस गुड़ की महक कहाँ तक आ जाएगी, हम लोगों तक आएगी ना। यानी इससे ये साबित होता है कि कणों में क्या होती है, गति होती है। दूसरी चीज, अभी देखिए पानी स्थिर है, पानी एक बर्तन में आप रख दीजिए, गैस में, गैस के ऊपर एक बर्तन में पानी रख दीजिए, ठंडा पानी, तो ठंडा पानी क्या है, स्थिर है, वो एकदम शांत बैठा हुआ है। लेकिन गैस चालू कर दीजिए और आंच को क्या करिए, बढ़ा दीजिए, 10-15 मिनट बाद आप देखेंगे कि पानी के कणों में क्या होने लगी, गति होने लगी, वो चलने लगे, हिल रहे हैं, बुलबुला निकल रहा है ना। यानी किसी भी चीज को, किसी भी पदार्थ को यदि हम गर्म करेंगे तब भी उसके कणों में क्या होने लगती है, गति होने लगती है। अभी मान लीजिए बचपन में हम लोग देखे होंगे, कान है ऐसे ही, कहते हैं कनवा गर्म कर दी, और जैसे ही कान ऐसे घुमाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार तो सह लेते हैं, फिर जब दोबारा कस के घुमाते हैं तो हम लोग भी घूमने लगते हैं। कभी हुआ है? अब कल कान घुमा के देखते हैं तुम लोगों का। तो ये लिखेंगे दूसरा,
कण निरंतर गति करते रहते हैं। तीसरा नंबर लिखिए, कण क्या करते हैं? निरंतर गति करते रहते हैं। कण निरंतर गति करते रहते हैं। कण निरंतर गति करते रहते हैं। हो गया। अब देखिए अगला लिखेंगे, कणों में आकर्षण बल होता है। कणों में आकर्षण बल होता है। हो गया। अब देखिए मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक दोस्त है ऐसा, मतलब एक दोस्त ये है, ये एक जोड़ा, और एक जोड़ा, इसका भी ऐसे हो गया, ये है। दो दोस्त हैं। अब इनके बीच में देखिए, इनके बीच में दोस्ती है ना, इनके बीच में भी दोस्ती है, दोस्त हैं तो दोस्ती है ही है। दोस्ती का मतलब आकर्षण बल, कहीं ना तो कहीं लोगों में आकर्षण है, एक दूसरे की बातों से सहमत हैं। हम सबसे दोस्ती नहीं कर लेते हैं, हम कुछ विशेष लोगों से ही क्या करते हैं? दोस्ती करते हैं। यदि एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो सभी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त नहीं होते, उसमें कुछ होते हैं कि जिससे हमारी बहुत ज़्यादा घनिष्ठता है, जिससे हम अपनी हर एक बात शेयर करते हैं। कुछ दोस्त ऐसे हैं कि उनसे बोल लेते हैं, हाय हेलो कर लेते हैं, लेकिन अपनी सभी बात शेयर नहीं करते हैं। यानी कि किसी से बहुत अच्छी जमती है और किसी से बहुत कम जमती है, ऐसा होता है ना। आप लोगों के पास भी ऐसे होंगे, है कि नहीं है? ठीक। अब देखिए जिसमें बहुत अच्छा, ये दोस्त हैं, इन लोगों में बहुत अच्छा जमता है। क्या होता है? बहुत अच्छा जमता है। तो बहुत अच्छा जमता है तो मान लीजिए कि ये बहुत ज्यादा दोस्ती है, गहरी दोस्ती। और ये है, इनमें थोड़ा सा कम गहरी दोस्ती है। अब क्या करना है कि अब कोई बात हो गई, तीसरा एक शकुनी मामा आ गए। अब ये क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को खूब एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं? भड़का रहे हैं। कोई ऐसी बात हो गई जिसके कारण एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? कान भर रहे हैं। और यहाँ पे भी जो है एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? कान भर रहे हैं। दोनों में झगड़ा लगाना चाहते हैं। झगड़ा लगाने वाले बहुत एक्सपर्ट हैं, और इन दोनों में भी झगड़ा लगाना चाहते हैं, इन दोनों में भी झगड़ा लगाना चाहते हैं। तो ये बताइए कि सबसे पहले किससे दोस्ती टूटेगी? जिनमें आकर्षण बल, जिनमें दोस्ती कमजोर है, वो दोस्ती क्या हो जाएगी? जल्दी टूट जाएगी। लेकिन जिसमें जो है, जिसमें दोस्ती जो है कि बहुत मजबूत है, उस दोस्ती को तोड़ना क्या होगा? मुश्किल होगा। होगा ना। यानी कि जिनमें आकर्षण बल ज्यादा होता है, उस चीज को तोड़ना क्या होगा? मुश्किल होगा। और जिसमें आकर्षण बल कम होगा, उसको तोड़ना थोड़ा सा सरल होगा। अभी आप देखिए क्या था यहाँ पे? कणों में आकर्षण बल होता है, ठीक है। तो अब जो चूंकि आकर्षण बल है, दोस्ती मजबूत है, इसीलिए ये एक दूसरे से क्या हुए हैं? बंधे हुए हैं। और इसमें आकर्षण बल कम है, इसलिए ये क्या हो गए? टूट गए। तो जो कण होते हैं, कणों में आकर्षण बल होता है। जैसे अभी हम बात करें ठोस के, भी आएगा। जो ठोस के कण होते हैं उनमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए अगर आप उसको मान लीजिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप गर्म भी करेंगे, वो पिघलेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। लेकिन देखिए पानी है, जल है, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप गर्म कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और उसके कण टूट जाने का मतलब क्या है कि जैसे अभी ये टूट जाएगा और उसके कण अलग अलग हो जाएंगे और वो गति करने लगेंगे। तो बात समझ में आई? यहाँ पे क्या है कि जितने भी कण आपस में बंधे हुए हैं, उनके बीच में एक आकर्षण बल होता है। ठीक, इतनी बात हो गई? ये लिख लिए आप लोग? ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा एक
कुछ चीजें और पढ़ेंगे। एक हेडिंग लिखेंगे, नई पदार्थ से संबंधित पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण पद, पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण पद। अब इसमें हम लोग नंबर 1 हेडिंग देंगे। ये मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, द्रव्यमान। हो गया द्रव्यमान। जैसे अभी हम लोग पदार्थ को ये देखे थे, द्रव्य को, कि जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो। तो ये जो द्रव्यमान शब्द आया था कि द्रव्यमान किसे कहते हैं, इसी को हम लोग समझेंगे। तो द्रव्यमान का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु में द्रव्य की जो मात्रा होती है, वास्तविक द्रव्य की जो मात्रा होती है, उसी को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी वस्तु में द्रव्य की वास्तविक मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान। किसी भी वस्तु में द्रव्य की वास्तविक मात्रा को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। लिखिए, अभी मैं बता रहा हूं, लिखेंगे। किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को द्रव्यमान उसी का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है ना, द्रव्यमान कहते हैं। देखेंगे, द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है। द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है। द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है, अर्थात स्थान परिवर्तन पर भी द्रव्यमान का मान परिवर्तित नहीं होता है। द्रव्यमान का मान परिवर्तित नहीं होता है। द्रव्यमान का मान परिवर्तित नहीं होता है। इसे यम, ये ब्रैकेट में मत लिखिएगा, आप लोग भी लिखिए। इसे यम द्वारा, स्मॉल यम है, यम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक डस्टर है या लोहे का टुकड़ा है, डस्टर ही मान लेते हैं। तो उस डस्टर में जितनी द्रव्य की मात्रा है वही उसका क्या है। अगर एक लोहा या ये पेन है, इस पेन में जितनी द्रव्य की मात्रा है वही उसका क्या है, द्रव्यमान। अब क्या इसको हम
इस कमरे से उस कमरे में लेके चले जाएंगे तो इसके अंदर जो जो भी द्रव्य है क्या कम या ज़्यादा हो जाएगा? यानी कि जो द्रव्यमान होता है वह स्थान परिवर्तन से भी कोई उसका प्रभाव, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगला हम लोग लिखेंगे, अगला हेडिंग लिखेंगे भार। अगला हेडिंग लिखेंगे भार, जिसको हम लोग वेट भी कहते हैं। भार, भार मतलब वजन भी मान लीजिए, वेट। हो गया? नहीं समझ में आ रहा तो लिख दीजिए वजन। ठीक, अब देखिए भार या वजन क्या होता है। जैसे हम हैं, हमारा कुछ वजन होगा 1-2 कुंटल। 1-2 कुंटल मतलब जानते हो 100-200 किलो। कुछ होगा मेरा वजन, मान लेते हैं 200 किलो है, या जितना भी, ये पेन है इसका भी कुछ वजन होगा। तो किसी भी चीज को पृथ्वी अपने, देखिए हम लोग यहाँ पे हैं तो पृथ्वी हम लोगों को अपने आकर्षण बल के कारण खींची हुई है। क्या की हुई है? खींची हुई है। क्या कर रही है? खींची है। इसी कारण मतलब पृथ्वी हम लोगों को जितने आकर्षण बल से खींचती है उतना ही हमारा क्या होता है? भार होता है। क्या होता है? अगर आप 40 किलो के हैं तो पृथ्वी आपको उतने ही आकर्षण बल से क्या हुई है? खींची हुई है। और यदि हम 80 किलो के हैं, गुरु जी 80 किलो, अरे और ज्यादा हो गया है, इसको कम करना है। अगर हम मान लीजिए 80 किलो के हैं तो पृथ्वी हमें उतने ही आकर्षण बल से खींची हुई है। तो किसी भी वस्तु को पृथ्वी, किसी भी वस्तु को पृथ्वी जितने आकर्षण बल से खींचती है वही उसका क्या कहलाता है? भार कहलाता है। क्या कहलाता है? भार। किसी भी वस्तु को पृथ्वी जितने आकर्षण बल से खींचती है वही उसका क्या कहलाता है? भार कहलाता है। लिखिए, लिखेंगे पृथ्वी, पृथ्वी अपने केंद्र, पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ, पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ, पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ वस्तु को, पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ वस्तु को जिस आकर्षण बल के साथ, जिस आकर्षण बल के साथ खींचती है, जिस आकर्षण बल के साथ खींचती है वही उसका, वही उसका भार कहलाता है। वही उसका भार कहलाता है। हो गया? लिखेंगे भार, भार स्थान परिवर्तन के साथ, भार स्थान परिवर्तन के साथ बदलता या ब्रैकेट में लिख लीजिए परिवर्तित, परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। हो गया? लिखेंगे भार को, भार को W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। भार को W द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
अब अगला हेडिंग लिखेंगे आयतन। आयतन, इसको अंग्रेजी में वॉल्यूम भी कहते हैं। वॉल्यूम भी कहते हैं। हो गया। आयतन क्या होता है? जैसे ये देखिए, ये मेरा हाथ है और इस पे हमने इस कलम को रख दिया, तो ये कुछ स्थान घेर रही है, यही इसका क्या है? आयतन है। आप बैठे हैं तो कुछ स्थान घेरे हुए हैं, वही आयतन है। मैं खड़ा हूं तो मैं भी कुछ स्थान क्या हूं? घेरा हुआ हूं, वही उसका आयतन है। ठीक है। एक पानी को एक गिलास में रख दीजिए तो वो उसका आयतन हो जाएगा, थाली में रख दीजिए तो उसका आयतन हो जाएगा। यानी कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है वही उसका आयतन कहलाता। बात समझ आ गई? तो लिख ला, देखेंगे। किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। आयतन को, आयतन को V द्वारा, V कैपिटल V द्वारा प्रदर्शित करते हैं। V द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हो गया। अगला हेडिंग है ऊर्जा। एनर्जी। हो गया। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि आपको जो है कोई काम करने के लिए कह दिया गया, दो लोग हैं, दोनों लोगों को काम करने के लिए कह दिया। एक लोग अपना काम जो है, मान लीजिए खेत कोड़ना है, एक लोग अपना काम रिव रिव कर रहे हैं, धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे हवा चल रही है वैसे वैसे काम कर रहे हैं। और एक व्यक्ति हैं, लगे हैं और इतना तेज काम कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? दो व्यक्ति हैं, एक लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं, एक लोग तेजी से काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे किसके पास ताकत ज्यादा है? जो तेजी से काम कर रहा है उसके पास हम लोग कहेंगे कि ये लगता है ज्यादा ताकतवर है। भाई मान लीजिए जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति है और एक आप हैं, तो कौन तेज काम करेगा? हम लोग, खेत कोड़ना है, कौन जल्दी कोड़ेगा? क्यों? क्योंकि आपके पास ज्यादा ताकत है, ऊर्जा है, और उनके पास कम है। यानी कि अब हम लोग किससे ऊर्जा को कर रहे हैं कि जो कार्य कर रहा है, जो जितना तेज काम करेगा उसके पास उतनी ही ज्यादा, और जो काम धीरे धीरे करेगा उसके पास उसकी ऊर्जा कम होगी। यानी ऊर्जा को हम लोग कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति है, उसके कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? तो लिख लाई है, किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को
ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा को ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा देखिए कैपिटल ई, स्मॉल ई मत करिएगा। हो गया? बोलते नहीं हैं आप लोग। हो गया? ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग द्रव्यमान भी देखे, आयतन भी देखे, सारी चीजें जो है। कोई आपसे पूछ सकता है कि द्रव्यमान किसे कहते हैं, भार किसे कहते हैं, आयतन क्या है, ऊर्जा क्या है, ठीक है। तो आपसे कोई ये परिभाषा बहुत नहीं पूछेगा कि पदार्थ क्या है, ये सारी चीजें पूछ सकता है, छोटी छोटी चीजें। तो आप उसको क्या करेंगे, आसानी से बता देंगे। अब हम लोग अगला हेडिंग हम लोगों की होगी पदार्थ की अवस्थाएं। हेडिंग होगी पदार्थ की अवस्थाएं। अच्छा, ना दिक्कत है तो यहाँ लिख दी ला, पदार्थ की अवस्थाएं। हो गया? अब देखिए जो पदार्थ होता है, कोई दिक्कत नहीं ना है? पढ़ाए ना कि बस करें? बस करें, पढ़ाएं? ठीक है। हाँ, नहीं ऐसे सोचा कि मजा ना आवत है। देखिए जो पदार्थ होती हैं उनकी तीन अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से। कितनी? तीन। आप लोग सुने भी होंगे 6वीं 7वीं 8वीं में कहीं पे भी। देखिए 6वीं 7वीं 8वीं कहीं सुने भी होंगे, 3 क्लास। तो अवस्थाएं भी तीन ही होती हैं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 और नंबर 3 गैस। पदार्थ की मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं होती हैं, नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। अब देखिए ठोस क्या है। ठोस का मतलब यह होता है कि अभी देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका आटा है, आटा या मिट्टी है, मिट्टी अभी भुरभुरी है, उसको बारीक पीस दीजिए, या मिट्टी वैसे है भुरभुरी है, यानी मिट्टी के कण क्या हैं, दूर दूर हैं। अगर आप उसे फूंक देंगे तो वो क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। फिर उसमें आप क्या करते हैं, पानी डाल दीजिए। जब पानी डाल करके उसको गूंथ लेंगे, सान लेंगे, तो मिट्टी के कण आपस में क्या हो जाएंगे, बंध जाएंगे, मिल जाएंगे, एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। और फिर उस मिट्टी को किसी भी सांचे में, चाहे आप गोली बना लीजिए, चाहे आप ईंट बना लीजिए, चाहे आप कोई खिलौना बना लीजिए, किसी भी सांचे में उस मिट्टी को ढाल दीजिए और फिर उसे थोड़ा सुखा दीजिए। तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। पहले वो भुरभुरी थी और अब क्या हो गई लास्ट में। अगर उस भुरभुरी मिट्टी से अगर हम मारे आपको तो ज्यादा चोट लगेगी, और जो बाद में जो अवस्था परिवर्तन हो गया सुखाने के बाद, अगर उससे मारे तो ज्यादा चोट लगेगी। वो क्या हो गया, ठोस हो गया, कहते हैं कड़ा हो गए एकदम। अभी भुरभुरी थी, दब जाएगी, पानी डाल दिए फिर भी दब जाएगी, और फिर जब उसको सुखा दिए, ईटा बन गया, मान लीजिए गोली बन गया, और उसको फिर दबाइए तो दबेगी। वो क्या हो गया, कड़ा हो गया, कहें बहुत कड़ेर हो गया, ठोस हो गया। क्या हो गया, ठोस। और वो इसलिए हो गया कि जो उसके कण पाउडर फॉर्म में, जब उसके कण दूर दूर थे, वही कण क्या हो गए, एकदम नजदीक नजदीक हो गए। क्या हो गए, नजदीक नजदीक हो गए। यानी कि जो ठोस होता है, ठोस के अणुओं के बीच दूरी
बहुत ही कम होती है। अगर मान लीजिए दूरी कम नहीं होगी तो वो ठोस नहीं होंगे। तो ठोस मतलब यह है कि ऐसा पदार्थ जिसके अणुओं के बीच की दूरी बहुत क्या होती है, कम होती है, वो क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। तो लिख लाइए, लिखेंगे। हाँ हेडिंग ऐसे रुक जाइए, ऐसे लिखेंगे। इसमें लिखिएगा पदार्थ की, इसमें ये हेडिंग लिखिए है ना, पदार्थ की अवस्थाएं, तो इसमें लिखिए पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1, सबका नाम पहले लिख लीजिए। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव्य नहीं, द्रव, और नंबर 3 गैस। ठीक, आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल।